स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। सोचिए, एक सुबह आप अपना टीवी ऑन करते हैं और अचानक से एक न्यूज़ चल रही है कि भाई आज से पूरे देश में सिर्फ हिंदी चलेगी। अब आपका पहला रिएक्शन क्या होगा कि भाई सिर्फ हिंदी? मतलब हमारी स्कूल की किताबें, ऑफिस की ईमेल, सड़क पर लगे बोर्ड, हर चीज बदल जाएगी। अजीब सी बेचैनी होती है। अब जरा सोचिए उन लोगों का जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं है। साउथ इंडिया में तो ये मामला इतना गर्म हो जाता है कि लगता है कहीं देश दो खेमों में न बढ़ जाए, एक तरफ हिंदी और दूसरी तरफ नॉन हिंदी। देखो, भाषा जो है वो सिर्फ बातचीत का जरिया नहीं है यार। भाषा एक व्यक्ति की पहचान होती है, एक एरिया की पहचान होती है, और जब पहचान पर खतरा मंडराता है तो लोग सड़क पर उतरने से भी पीछे नहीं हटते। और यही वजह है कि हिंदी इंपोजिशन वाला मुद्दा सिर्फ इमोशनल नहीं बल्कि एक पॉलिटिकल मुद्दा भी बन जाता है। जैसे कि नॉर्थ या दिल्ली के नेता कहते हैं कि हिंदी पूरे देश को एक सूत्र में बांध सकती है, वहीं तमिलनाडु जैसे राज्य पलटकर जवाब देते हैं कि हमारी जुबान को आप सेकंड क्लास मत बनाओ। तो आज के इस डीप डाइव में हम इसी मुद्दे को समझेंगे। इतिहास से लेकर राजनीति, संस्कृति, अर्थव्यवस्था, हर पहलू पर नजर डालेंगे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम सिर्फ तथ्यों पर बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले इस मुद्दे की हिस्ट्री की बात करते हैं ताकि आपको एक आइडिया हो जाए ये डिबेट कहां पे ऑपरेट हो रहा है, क्योंकि मीडिया चैनल्स ये सब बहुत हुआ बनाते हैं इसका। देखो, 1947 में जब देश आजाद हुआ तो सबसे पहली और बड़ी बहस थी कि आजाद भारत की ऑफिशियल भाषा कौन सी होगी। अब उत्तर भारत के कई नेता चाहते थे कि हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा मिले। नोट करिएगा, ये वर्ड है राष्ट्रभाषा। लेकिन एक मजेदार फैक्ट ये है कि भारतीय संविधान में राष्ट्रभाषा जैसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं। संविधान सिर्फ राजभाषा का जिक्र करता है। उस वक्त तक संविधान सभा में साउथ के लीडर्स बिल्कुल खुश नहीं थे। उनके लिए यह सवाल अस्तित्व से जुड़ा हुआ था। मद्रास तमिलनाडु से आते टी कृष्णमाचारी ने बहुत ही सख्त शब्दों में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिबेट्स में ये चेतावनी दी कि दक्षिण भारत में देखिए पहले ही ऐसे लोग हैं जो अलग होना चाहते हैं, और मेरे यूपी यानी कि हिंदी हार्टलैंड वाले दोस्तों, कृपया हिंदी साम्राज्यवाद का झंडा उठाकर उनकी मदद मत करिए। बाकी फैसला आपके हाथ में है कि आप पूरा हिंदुस्तान चाहते हैं या सिर्फ हिंदी इंडिया। और इन सब डिबेट्स में से आखिरकार एक समझौता हुआ कि संविधान में हिंदी, वो भी देवनागरी लिपि में, उसको संघ की राजभाषा घोषित किया जाएगा और अंग्रेजी को 15 सालों तक एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर रखा जाएगा। अब उनकी उस वक्त के ऊपर उम्मीद ये थी कि 15 साल यानी कि 1965 तक हिंदी पूरी तरह से टेक ओवर कर लेगी और उसके बाद ये डिबेट रहेगा ही नहीं, तो हिंदी एज अ सिंगल ऑफिशियल लैंग्वेज कंटिन्यू रहे। लेकिन संविधान ने कहीं भी हिंदी को नेशनल लैंग्वेज घोषित नहीं करा। ये सिर्फ एक पॉपुलर धारणा बन गई थी। अब एक और मजेदार फैक्ट है, संविधान सभा में हिंदी को ऑफिशियल भाषा बनाने का प्रपोजल सिर्फ एक वोट के अंतर से पास हुआ था। आप सोचिए कितना नाजुक मामला होगा उस वक्त ये। अब जैसे ही देश आजाद हुआ तो राज्यों के रीऑर्गेनाइजेशन की बहस शुरू हो गई। इस मुद्दे पर धार कमीशन, जेवीपी जिसमें जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे जो महान व्यक्ति हैं वो भी इन्वॉल्व थे, उनके कमीशन बनाए गए जिन्होंने साफ मना कर दिया कि भाई भाषा के आधार पर राज्य जो हैं वो नहीं बनेंगे, क्योंकि इससे हमारे देश की बाल्कनाइजेशन होने का खतरा है। लेकिन इसी बीच एक तारीख आती और वो तारीख थी 19 अक्टूबर 1952 की। इस दिन उस वक्त के मद्रास राज्य के तेलुगु स्पीकिंग इलाके में पोट्टी श्रीरामुल्लू ने तेलुगु भाषा के आधार पर अलग राज्य की मांग रखते हुए भूख हड़ताल शुरू कर दी। अब इस भूख हड़ताल के 58वें दिन 15 दिसंबर 1952 को इसी वजह से उनकी मृत्यु हो गई, जिसके बाद उस एरिया का जो माहौल था वो बिगड़ गया। अब इस घटना के बाद मजबूर होकर अगले साल 1 अक्टूबर 1953 को मद्रास राज्य के तेलुगु स्पीकिंग इलाकों को अलग करके आंध्र प्रदेश राज्य बनाया गया। अब इससे लिंग्विस्टिक आधार पर राज्य बनाने की जो मांग थी वो बाकी सारे देश में भी तेज हो गई। अब इसी दबाव के चलते नया स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बना, जिसका नेतृत्व कर रहे थे जस्टिस फजल अली, सरदार KM पनिकर और हृदयनाथ कुंजरू इसके 2 और मेंबर्स थे। अब इस कमीशन ने डोमिनेंट लैंग्वेज को ही राज्यों के पुनर्गठन का आधार मान लिया। इसी कमीशन की रिपोर्ट पर बना था स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956, जिसके बाद हर प्रमुख भाषा को अपना राज्य मिल गया, जैसे तमिल के लिए तमिलनाडु, कन्नड़ के लिए कर्नाटक आदि। अब इससे लोगों की जो लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी थी वो और मजबूत होती गई और क्षेत्रीय गौरव तथा ऑटोनॉमी की भावना लोगों के अंदर बढ़ने लगी। यही वजह थी कि जब हिंदी को ज्यादा पुश करने की कोशिश की गई, खास तौर पर साउथ इंडिया में, उसका विरोध बेहद डिटरमिन्ड और इंटेंस था। 1965 इस दिन तमिलनाडु उबल पड़ा। अब इस लिंग्विस्टिक प्राइड का जो माहौल था उसमें भी वो 15 साल का वक्त खत्म होने वाला था, जिसमें हिंदी और अंग्रेजी को याद करिए ऑफिशियल लैंग्वेज दोनों को बनाना था 15 साल तक। तो जैसे ही 15 साल की डेडलाइन करीब आई, तनाव भड़क उठे, क्योंकि 1963 में ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट आया था, जिसमें हिंदी को अकेली ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने की बात की गई थी और अंग्रेजी को ऑप्शनल रखा गया।
बस फिर क्या था, जनवरी 1965 में तमिलनाडु के जो कॉलेज के छात्र थे वो सड़कों पर उतर आए, हिंदी हटाओ के नारे लगने लगे, रेल रोको और हड़तालें शुरू हो गई और कुछ ही दिनों में ये प्रदर्शन जो था वो वायलेंट हो गया। कई जगह तो रॉयट्स तक हुए, पुलिस की गोली चली और करीब 70 लोगों तक की जान भी चली गई। कई छात्रों ने एक्सट्रीम कदम भी उठाए, जैसे कि एक नौजवान जिसका नाम चिन्नस्वामी था, उसने खुद को आग लगाकर जान दे दी। सोचिए, भाषा की खातिर ऐसी कुर्बानियां, उसकी इंटेंसिटी कितनी होगी। तो स्थिति इतनी बिगड़ने लगी कि आखिर जो प्रधानमंत्री उस वक्त के थे लाल बहादुर शास्त्री जी, उनको नेशनल रेडियो पर आकर यह कहना पड़ा कि जब तक नॉन हिंदी स्टेट्स चाहेंगे अंग्रेजी भी ऑफिशियल लैंग्वेज बनी रहेगी। इसके बाद धीरे धीरे जो हालात थे वो शांत होते हुए, लेकिन इस आंदोलन का सबसे बड़ा असर राजनीति पर पड़ा। डीएमके जैसी द्रविडियन पार्टीज को भारी जन समर्थन मिला और 1967 में पहली बार तमिलनाडु की सत्ता उनके हाथ में आ गई। कांग्रेस पार्टी की तमिलनाडु से विदाई हो गई और तब से अब तक तमिलनाडु की राजनीति में क्षेत्रीय गौरव वाली पार्टियां ही डोमिनेट कर। इसी दौरान एक किस्सा ऐसा भी है जो बहुत लोगों को नहीं पता। दरअसल 1967 में इंदिरा गांधी तमिलनाडु गए, वहां जाकर किसी भी भाषा को इंपोज नहीं किया जाएगा ऐसा उन्होंने भाषण दिया। ऐसे कुछ पॉलिटिकल एश्योरेंसेस से हालात कुछ काबू में आए, लेकिन कांग्रेस पार्टी के भीतर भी नॉर्थ वर्सेस साउथ की एक क्लियर डिवीजन आ गई। ये इस बात का प्रमाण है। आखिरकार कांग्रेस की टॉप लीडरशिप ने यह माना कि तमिलनाडु को खो देना हिंदी को एकमात्र भाषा बनाने से भी ज्यादा खराब होगा, इसीलिए उन्होंने बाइलिंगुअल पॉलिसी को अपना लिया। इंदिरा गांधी सरकार ने ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट को 1967 में अमेंड किया और यह सुनिश्चित किया कि हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भी इनडेफिनिट पीरियड तक ऑफिशियल लैंग्वेज बनी रहेगी। यानी इस एक्ट ने इंग्लिश को हिंदी के साथ ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया और वो कब तक नहीं हटेगी, जब तक उसे हटाया नहीं जाएगा। अब 1968 में 3 लैंग्वेज फॉर्मूला भी रिकमेंड हुआ, जिसमें रीजनल लैंग्वेज प्लस हिंदी या कोई अन्य भारतीय भाषा प्लस अंग्रेजी को स्कूलों में शामिल करने की सलाह दी गई। लेकिन तमिलनाडु ने इस मुद्दे पर साफ कहा कि थैंक यू बट नो थैंक्स। तमिलनाडु ने 2 लैंग्वेज फॉर्मूला अपनाया, जिसमें तमिल और अंग्रेजी शामिल थे। उनका साफ कहना था कि हिंदी सीखो लेकिन अपनी चॉइस से, इसको हमारे ऊपर किसी को फोर्स नहीं करना चाहिए। तमिल प्राइड का यह जज्बा इतना लेजेंडरी है कि वो अपनी भाषा के लिए सेकंड क्लास स्टेटस कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो दोस्तों, ये था हिस्टोरिकल मुद्दा। अब इस हिस्टोरिकल मुद्दे से आज की राजनीति की ओर बढ़ते हैं। अब जरा हाल के दिनों में इस मुद्दे को देखें तो 2019 में गृह मंत्री अमित शाह ने हिंदी दिवस पर कहा था कि भारत की अनेक भाषाएं हैं, लेकिन एक राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। हिंदी पूरे देश को जोड़ सकती है और मीडिया ने इसे वन नेशन वन लैंग्वेज के तौर पर पेश कर दिया। बस फिर क्या था, तमिलनाडु, कर्नाटक जैसे राज्य तुरंत भड़क गए। तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन ने कहा कि यह देश की एकता पर चोट है। उन्होंने एक दिलचस्प उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि अगर सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा राष्ट्रभाषा बन सकती है, तो सबसे ज्यादा पाया जाने वाला पक्षी कौवा राष्ट्र पक्षी क्यों नहीं है? उसको आपने मोर क्यों बनाया? स्टालिन इतना गुस्से में थे कि उन्होंने यहां तक कह दिया कि यूनिटी यूनिफॉर्मिटी से नहीं आती, अगर हिंदी थोपोगे तो हम टैक्स देना बंद कर देंगे। अब देखिए, ऐसी टकराव की स्थिति 2019 में नई नहीं थी। 2014 में जब मोदी सरकार आई थी तो उसने आते ही एक सर्कुलर निकाला था कि केंद्र सरकार के सोशल मीडिया अकाउंट्स हिंदी में पोस्ट करें। तमिलनाडु में विपक्ष ने तुरंत कहा कि देखिए, हिंदी इंपोजिशन फिर से शुरू हो गया, जिसके बाद केंद्र को स्पष्ट करना पड़ा कि यह सर्कुलर सिर्फ हिंदी स्पीकिंग राज्यों के लिए था। उसके बाद क्रम में आती है 2020 की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। एनईपी में फिर से 3 भाषा का फॉर्मूला सुझाया गया। एनईपी में कहा गया कि हिंदी स्पीकिंग राज्यों को छोड़कर बाकी राज्य अपनी पसंद की कोई भी 2 भारतीय भाषाएं चुन सकते हैं। लेकिन तमिलनाडु ने इसे तुरंत हिंदी थोपने की कोशिश बताते हुए खारिज कर दिया। केंद्र ने इशारों में कहा कि जो राज्य एनईपी का यह फॉर्मूला नहीं मानेंगे, हम भी उनकी शिक्षा की फंडिंग रोक देंगे। अब इसके रिस्पांस में स्टालिन ने साफ जवाब दिया कि भाई 10,000 करोड़ भी दे दो, तब भी हम इस बात को नहीं मानेंगे। हम हिंदी के खिलाफ नहीं हैं, बस उसे जबरदस्ती से थोपने के खिलाफ हैं। अब केंद्र ने सफाई दी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि किसी भी भाषा को इंपोज करने का सवाल है ही नहीं। एनईपी का मकसद है बच्चों को उनकी लिंग्विस्टिक रूट से जोड़े रखना। लेकिन तमिल नेताओं को यह सिर्फ मीठी बातें लगी। फिर 2022 में सांसद की ऑफिशियल लैंग्वेज कमेटी का सीन आता है। यह कमेटी, जिसकी अध्यक्षता अमित शाह कर रहे थे, उसने सुझाव दिया कि आईआईटीज और केंद्र यूनिवर्सिटी जैसे संस्थानों में धीरे धीरे हिंदी को ही इंस्ट्रक्शन का माध्यम बनाया जाए। अब तमिलनाडु में फिर से आक्रोश फैल गया। अक्टूबर 2022 में तमिलनाडु की विधानसभा ने प्रस्ताव पास करके केंद्र से कहा कि इन सिफारिशों को लागू मत कीजिए। स्टालिन ने पीएम मोदी को लेटर लिखकर कहा कि यह फेडरल प्रिंसिपल्स के खिलाफ है और 22 भाषाओं को नजरअंदाज करता है। एमडीएमके के सदस्यों ने तो यह भी कह दिया कि अगर ऐसी जबरदस्ती हुई तो भारत में भी सोवियत संघ जैसी टूट का खतरा है। अब इस इंटेंसिटी को समझने के लिए एक उदाहरण देते हैं। 2020 में इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने साइक्लोन अपडेट सिर्फ हिंदी में ट्वीट कर दिए और तुरंत हैशटैग्स चालू हो गए कि स्टॉप हिंदी इंपोजिशन। यह हैशटैग उस टाइम बहुत ट्रेंड किया था, जिससे मजबूर होकर आईएमडी को इंग्लिश में ट्वीट करना पड़ा।
आज के दिन हिंदी इंपोजिशन का मुद्दा एक बहुत बड़ा फेडरल फ्लैश पॉइंट बन चुका है। लेकिन यहां पे हमें यह बात समझनी होगी कि यह मुद्दा आज का नहीं है। 1990 का एक दिलचस्प किस्सा सुनाता तो वो आपको यह भी दिखाएगा कि ये कैसे जो डिबेट है वो बहुत पुराना चलता आ रहा है, आज तक हम इसको सुलझा नहीं पाए। देखिए 1990 में उत्तर प्रदेश के सीएम थे मुलायम सिंह यादव। उन्होंने केरला सीएम ईके नयनर को आधिकारिक पत्र हिंदी में भेज दिया। नयनर ने जवाब पूरी तरह से मलयालम में भेजा, जिसे लखनऊ में कोई पढ़ ही नहीं पाया। दक्षिण भारत में ये एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट, एक लेजेंड बन चुका था कि जब हिंदी के खत को केरल में समझा नहीं जा सकता तो यूपी में मलयालम को क्यों समझेंगे। अब ऐसी कहानियां उत्तर भारत में कम सुनी गई, लेकिन दक्षिण में ये कहानियां एक प्रेरणा की तरह देखी जाती हैं। इसके बाद बात करते हैं कि लैंग्वेज वाले इस डिबेट का इकोनॉमी से सीधा सीधा क्या रिलेशन है। देखिए अगर हम इकोनॉमिक एस्पेक्ट तो समझें तो आप सोचिए देश में लाखों लोग हैं, वो फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश सीखते हैं। कभी अभी कोरियन का भी ट्रेंड चलने लगा है। कभी इसके पीछे का कारण सोचा है कि भाई हमारे देश की हिंदी लैंग्वेज को कोई सीखना नहीं चाहता, हिंदी इंपोजिशन के खिलाफ जो है वो डिबेट शुरू होता है, लेकिन ये वाली भाषाएं जो फॉरेन नेशन की ही हैं इनको लोग क्यों सीखते हैं? द ओनली रीजन इज कि इन देशों में जाकर काम की अपॉर्चुनिटीज बहुत है, जबकि फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश कोई ऑफिशियल लैंग्वेजेस भी नहीं है, बल्कि इससे बढ़कर ये कॉलोनियल लैंग्वेजेस हैं, जबकि पॉलिश या वियतनामी कोई भी नहीं सीखता। सिंपल आंसर इज इकोनॉमी। अब इस सेम एनालॉजी को भारत में लगाओ। साउथ इंडिया कंपैरेटिवली नॉर्थ से डेवलप्ड है, उन्हें इसलिए इकोनॉमिकली हिंदी सीख के क्या करना है। वहीं अगर आप बंगाल, नॉर्थ ईस्ट या गुजरात को देखो, ये लोग अपोज नहीं करेंगे क्योंकि उन्हें इस हिंदी बेल्ट वाली इकोनॉमी में इंटीग्रेट होके इसमें पार्टिसिपेट करना है। दूसरा इसका रिवर्स एस्पेक्ट भी है। हिंदी बेल्ट से लोग साउथ में जा रहे हैं क्योंकि वो डेवलप्ड है, जिससे साउथ इंडियंस में वो न्यू नॉर्मल वाला फियर है, क्योंकि डेवलपमेंट के साथ साथ साउथ इंडिया एज भी कर रहा है। इस वजह से यंग नॉर्थ इंडियन पॉपुलेशन वहां जाके काम करती है। एग्जाम्पल लीजिए बैंगलोर का, जिससे उन्हें हिंदी न्यू नॉर्मल ना बन जाए और उनकी अपनी लैंग्वेज लॉस्ट ना हो जाए, इसका भी डर सताता है। लेकिन उन्हें समझना होगा। एग्जाम्पल लीजिए ऑटो वालों का। ओला, उबर ने ये बैरिकेड हटा दिया। अब पहले क्या होता था कि अगर नॉर्थ इंडिया से कोई व्यक्ति बैंगलोर जाता है तो ऑटो वाले को अगर भाषा उसकी समझ में भी आ रही है तो वो कन्नड़ उसको बोलता था कि भाई आप कन्नड़ में बताइए, अगर हिंदी समझ भी आ रही है तो वो समझता नहीं था। लेकिन ओला, उबर ने ये बैरिकेड हटा दिया है, जिससे लॉस किसको होगा? वहां की लोकल इकोनॉमी को। ये बात उन्हें समझनी होगी। एक और एग्जाम्पल लीजिए। काफी लोग साउथ इंडिया से ओल्ड राजेंद्र नगर आते हैं, जो कि यूपीएससी की तैयारी का हब माना जाता है। अब यूपीएससी की पढ़ाई के लिए यहां क्या बोला जाता है? हिंदी। सो ये सब स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स हैं विच प्रूव दैट कि अगर वहां पे रहने का, वहां की भाषा सीखने का कोई इंसेंटिव होगा तो इकोनॉमी भी कैसे लैंग्वेज को ड्राइव करती है। अब साउथ इंडियंस जिसके बाद अक्सर मानते हैं कि हिंदी प्रायोरिटाइजेशन से उनके लिए नौकरी और एजुकेशन में बैरियर्स खड़े हो रहे हैं। कुछ एग्जांपल से समझाते हैं। देखिए इसमें सबसे पहला पहलू है सेंट्रल जॉब्स एंड एग्जाम्स का। बहुत से सेंट्रल गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट एग्जाम्स जैसे कि रेलवेज है, एसएससी है, बैंक्स हैं और कुछ यूपीएससी के एग्जाम्स भी या तो सिर्फ हिंदी में होते हैं या सिर्फ फिर कोर इंग्लिश में कंडक्ट होते हैं। यहां पे हिंदी स्पीकर्स को एक्स्ट्रा वेटेज मिलता है। तेलंगाना के मिनिस्टर केटीआर ने पॉइंट आउट किया है कि 20 सेंट्रल रिक्रूटमेंट एजेंसीज के एग्जाम मेनली हिंदी या इंग्लिश में होते हैं। यूपीएससी के 16 नेशनल एग्जाम जैसे कि एनडीए है, सीडीएस है, उनमें भी रीजनल लैंग्वेज का ऑप्शन नहीं है। अब सोचिए एक रूरल तमिल मीडियम स्टूडेंट है जिसमें टैलेंट है पर उसको हिंदी नहीं आती, ना ही इंग्लिश उतनी फ्लुएंटली आती है, वो कंपीट कैसे करेगा? अब इधर ही मस्ट स्विच हिज मीडियम, जो उसके लिए डिसएडवांटेज है, या फिर उसको गिव अप कर देना चाहिए। ये आर्ग्यूमेंट है उनका। अब ये लैंग्वेज बैरियर की वजह से करोड्स ऑफ यंगस्टर्स का जो करियर है वो इंपैक्ट हो रहा है। उनका कहना है कि अगर एग्जाम्स तमिल, तेलुगु या कन्नड़ में भी हो तो सबको इक्वल चांस मिलेगा। यानी कुल मिलाकर इट्स नॉट अबाउट हिंदी वर्सेस अदर्स, इट्स अबाउट अ लेवल प्लेइंग फील्ड। लेकिन इसका काउंटर पॉइंट भी है। आपने अक्सर फेमस यूपीएससी टीचर्स को सुना होगा कि वो आर्ग्यू करते हैं कि भाई इंग्लिश के मुकाबले जो हिंदी वाले स्टूडेंट्स हैं यूपीएससी में उनके लिए डिसएडवांटेज है। कई बार जो क्वेश्चंस का ट्रांसलेशन होता है वो एग्जैक्टली नहीं किया जाता। सीसैट के पेपर में हिंदी के लिए डिसएडवांटेज है। तो ये आर्ग्यूमेंट्स तो हिंदी और इंग्लिश में भी आते हैं। इसी के साथ साथ आप चाइना का एग्जाम्पल भी लीजिए। चाइना में सीसीपी है। अब सीसीपी मैंड्रिन को प्रेफर करती है, लेकिन वहां से भी क्लास 3rd ग्रेड से इंग्लिश को सिखाया जाता है क्योंकि इंग्लिश एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है। तो यहां पे मुख्य आर्ग्यूमेंट ये है कि ये जो डिसएडवांटेजेस वाली बात है ये तो कहीं भी आ सकती है। दूसरा, अगर आपको आज के टाइम के ऊपर कुछ यूनिवर्सल जॉब्स हैं जैसे डॉक्टर्स हो गए, इंजीनियर्स हो गए, इन जैसी चीजों में आगे आना है तो रीजनल लैंग्वेज से वैसे भी नहीं काम चलेगा, क्योंकि ना तो उन लैंग्वेजेस में इतनी ज्यादा रिसर्च है, ना ही पढ़ने के लिए जो इनका नीट के लिए भी आर्ग्यूमेंट था। अब अगला आर्ग्यूमेंट यहां पे आता है करियर ग्रोथ, और वो भी गवर्नमेंट जॉब्स में। अक्सर ये कहा जाता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसेज में, स्पेशली जो हिंदी बेल्ट में लोकेटेड हैं, उनमें कामकाज काफी हद तक हिंदी में चलता है।
नॉन हिंदी ऑफिसर्स को कहा जाता है कि हिंदी प्रभारी बनो, एग्जाम्पल के लिए एग्जाम्स क्लियर करो, या हिंदी सीखने के लिए जो प्रबोध, प्रवीण, प्रज्ञा जैसे 1 ईयर कोर्सेज है आप उन्हें करिए। अब प्रमोशन के लिए भी कभी कभी जो हिंदी प्रोफिशिएंसी है ये एक प्लस पॉइंट हो जाता है। साउथ इंडियन एम्प्लॉइज फील करते हैं कि भाई ये एक अनफेयर प्रैक्टिस है, क्योंकि उनके लिए ये एक्स्ट्रा हर्डल है जो नॉर्थ इंडियन ऑफिसर्स को शायद फेस नहीं करना पड़ता। अब इस परसीव्ड बायस से रिजेंटमेंट पैदा होता है जो एक तरीके से उनके लिए ग्लास सीलिंग की तरह एक्ट करता है। तीसरा उनका मेजर आर्ग्यूमेंट है एजुकेशन एंड एंट्रेंस एग्जाम्स का। नीट और जेईई जैसे ऑल इंडिया एग्जाम्स की जो भाषा पॉलिसी है वो भी डिबेट में रहती है। पहले नीट मेडिकल एग्जाम में तमिल मलयालम ऑप्शन नहीं था, लेकिन अब प्रोटेस्ट के बाद ये शामिल कर दिया गया है। लेकिन फिर भी कोचिंग मटेरियल, रिसोर्सेज हिंदी और इंग्लिश में इजीली मिलते हैं और रीजनल लैंग्वेजेस में ये कम है। सो साउथ इंडियन स्टूडेंट्स ये आर्ग्यू करते हैं कि उन्हें ये डबल मेहनत करनी पड़ती है। टेक्निकल एजुकेशन भी एक पॉइंट है। सेंटर चाहता है कि भाई आईआईटी और एम्स जैसे इंस्टीट्यूट्स में हिंदी या लोकल लैंग्वेज में पढ़ाई हो एज पर इट्स 2022 रिकमेंडेशंस। लेकिन इसका सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म ये है कि अगर ऐसा होगा तो उनके ग्रेजुएट्स का स्टेट से बाहर जॉब मार्केट मोबिलिटी कम हो जाएगा, और वैसे भी मोस्ट एडवांस्ड रिसर्च इंग्लिश में होती है तो उनका और ज्यादा नुकसान होगा। और इसी के चलते केरला सीएम विजय ने पीएम को लेटर लिखा कि मेकिंग हिंदी द मीडियम इन हायर इंस्टीट्यूशंस विल टेक अस बैकवर्ड इन डेवलपमेंट। उन्होंने बोला कि इंग्लिश एक ग्लोबल विंडो है, उसको हटा के हम ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस खो देंगे, विच विल हर्ट ऑल इंडियंस इंक्लूडिंग द हिंदी स्पीकर्स। तो अगर आप प्रोफेशनल जॉब्स, आप यूनिवर्सल जॉब्स, आप टेक्निकल जॉब्स की बात करो जिनमें वर्ल्ड ओवर जो रिसर्च है वो इंग्लिश में ही हो रही है, तो शायद जो केरला के सीएम है उनका भी ये आर्ग्यूमेंट 100% राइट है। अगला एस्पेक्ट इकोनॉमी में आता है इकोनॉमिक यूनिटी वर्सेस लैंग्वेज। देखिए, हिंदी प्रमोशन के सपोर्टर्स कहते हैं कि एक कॉमन लैंग्वेज से बिजनेस और ट्रेड स्मूथ हो। फॉर एग्जाम्पल, नॉर्थ इंडिया मार्केट्स में साउथ एंटरप्रेन्योर्स को हिंदी आती है तो उनका फायदा होगा। बट ओपोनेंट्स बोलते हैं कि भाई देन व्हाई नॉट प्रमोट मल्टीलिंगुअल स्किल्स इंस्टेड। साउथ इंडियंस जनरली पुट एफर्ट्स टू लर्न इंग्लिश एंड समटाइम्स हिंदी ऑल्सो फॉर पैन इंडिया वर्क। तो नॉर्थ इंडियंस को भी अगर थोड़ा एफर्ट डालना पड़े टू लर्न सदर्न लैंग्वेजेस इन रिटर्न, सो दैट्स ओनली अ फेयर ट्रेड। अब अदरवाइज एक साइड ही एडजस्ट करे जा रहा है। तमिलनाडु के मिनिस्टर्स या केरला के ब्यूरोक्रेट्स का भी यही कहना है कि दिल्ली में मीटिंग्स भी अक्सर हिंदी में होती हैं और उन्हें इंग्लिश ट्रांसलेशन के लिए रिक्वेस्ट करना पड़ता है, जो चीजों को ऑकवर्ड और टाइम वेस्टिंग बना देता है। अब प्रोफेशनल सेटिंग्स में अगर सबको अपनी भाषा में काम करने का मौका मिले या न्यूट्रल लैंग्वेज विच दे से इज इंग्लिश, देन फीलिंग्स को हर्ट करे बिना वो अपनी एफिशिएंसी को बढ़ा पाएंगे। अब सिंपल शब्दों में बोले तो साउथ वाले चाहते हैं कि उनकी भाषाओं को भी नेशनल इकोनॉमिक मेन स्ट्रीम में जगह मिले। फॉर एग्जाम्पल, व्हाई नॉट हैव एआई टेक इंटरफेसेस इन तमिल एंड कन्नड़, ताकि उनके लोकल बिजनेसेस फ्लरिश करें। बट एट द कॉस्ट ऑफ व्हाट? हम वहां पे ग्लोबल इंटीग्रेशन से पीछे रह जाएंगे, क्योंकि आज के वर्ल्ड में अगर आप एआई या टेक इंटरफेसेस को सिर्फ इंडिया फोकस रखना चाहते हो और आप वो सोच रहे हो कि वो सिर्फ मेरी स्टेट तक लिमिटेड रह जाएगा, तो आप कहीं ना कहीं ग्लोबल रेस से पीछे छूट जाओगे। हम सिर्फ हिंदी को ही क्यों पुश करें, ये भी आर्ग्यूमेंट आता है। और उनका आर्ग्यूमेंट ये भी है कि सेंसस डेटा के हिसाब से हिंदी सिर्फ 25% इंडियंस की मदर टंग है और 43.3% इंडियंस बोलते हैं, लेकिन 100% पर इंपोज करने से 75% लोगों को नुकसान हो सकता है। और अल्टीमेटली देश की जीडीपी या टैलेंट पूल लैंग्वेज स्पेसिफिक नहीं है, वो डाइवर्स है। अगर चेन्नई में कोई इंजीनियर ब्रिलियंट है लेकिन उसको हिंदी में काम करने पे मजबूर किया जाए तो ये मिसमैच होगा। बेटर है कि उसे इंग्लिश या तमिल में काम करने दो ताकि वो अपना फुल कंट्रीब्यूशन दे सके। तो ये थे हमारे इकोनॉमिक आर्ग्यूमेंट्स। लेकिन इकोनॉमी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट या ज्यादा जो न्यूज में बने रहने वाली चीज है वो है कल्चरल प्राइड। देखो, साउथ इंडिया में भाषा सिर्फ कम्युनिकेशन का टूल नहीं है, बल्कि एक आइडेंटिटी का कोर हिस्सा है। यहां एक बहुत मशहूर कहावत है कि टू लर्न अ लैंग्वेज इज टू लर्न अ कल्चर। इसीलिए जब भी हिंदी इंपोजिशन की बात होती है, लोग इसे अपनी संस्कृति और स्वाभिमान पर एक हमला मान लेते हैं। तमिल प्राइड, तमिलनाडु का एक उदाहरण लीजिए। तमिल भाषा के लिए वहां इतना गहरा इमोशनल कनेक्ट है कि लोग इसे तमीज थई यानी कि मदर तमिल कहते हैं। यह भारत की उन गिनी चुनी भाषाओं में से एक है जिसे आधिकारिक तौर पर क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा मिला हुआ है, और इसकी प्राचीन विरासत भी इसका बहुत बड़ा कारण है। अगर हम इसकी हिस्ट्री भी देखें तो द्रविड़ आंदोलन आपको याद होगा, पेरियार, अन्ना आदि, उन्होंने 1930 से ही तमिल आइडेंटिटी को राजनीति से जोड़ दिया। 1937 में जब स्कूलों में हिंदी शुरू करने की कोशिश हुई तब पेरियार ने विरोध जताया और उनका नारा था कि हिंदी थेरियथु पोडा, आई डोंट नो हिंदी, गेट लॉस्ट। और वो आज तक तमिलनाडु में बहुत मशहूर है। ये भावना आज की जनरेशन तक कायम है। तमिल फिल्में और गाने आज भी अपनी भाषा और संस्कृति को प्राउडली फ्लॉन्ट करते हैं। 2020 में जब अमित शाह ने हिंदी को राष्ट्र एकता का माध्यम बताया तो ऑस्कर विजेता ए.आर. रहमान ने ट्विटर पर तमिल लैंग्वेज एंथम पोस्ट किया, एक सबटाइटल संदेश कि तमिल प्राइड आज भी मजबूत है।
2020 में एक रियल लाइफ उदाहरण देखते हैं। डीएमके सांसद कनिमोझी चेन्नई एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ अधिकारी से अनुरोध करती हैं कि तमिल या अंग्रेजी में बात करें क्योंकि उन्हें हिंदी नहीं आती। अब सीआईएसएफ अधिकारी का जवाब आता है कि अगर आपको हिंदी नहीं आती तो क्या आप इंडियन हैं? कनिमोझी ने यह घटना का ट्वीट करा और सवाल उठाया कि भारतीय होने का मतलब हिंदी जानना कब से हो गया। इस ट्वीट ने तमिल कम्युनिटी में तहलका मचा दी। सीआईएसएफ को माफी मांगनी पड़ी और सीएम स्टालिन ने इस घटना पर कहा कि इज दिस इंडिया और हिंदिया। कर्नाटक और अन्य राज्यों का हाल भी ऐसा ही है। तमिलनाडु भले ही सबसे ज्यादा वोकल हो, लेकिन वो अकेला नहीं है। कर्नाटक में भी कन्नड़ भाषा के प्रति बेहद स्ट्रांग प्राइड है। 2017 में बेंगलुरु मेट्रो पर हिंदी साइनेज लगाए गए। स्थानीय कन्नड़ समर्थक संगठनों ने विरोध में 41 मेट्रो स्टेशन के बोर्ड्स में से हिंदी मिटा दी। विरोध इतना बड़ा था कि सीएम ने हिंदी साइनेज हटाने का आदेश दे दिया। आज बेंगलुरु मेट्रो में सिर्फ कन्नड़ और अंग्रेजी ही दिखाई देते हैं। हर साल हिंदी दिवस पर कर्नाटका में हिंदी दिवस बेड़ा के पोस्टर्स के साथ प्रदर्शन होते हैं। कर्नाटक रक्षा वेदी के जैसे संगठन कहते हैं कि हर राज्य की भाषा को राष्ट्रीय भाषा जैसी इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए। और केरल और बाकी के साउथ इंडियन स्टेट्स का भी लगभग यही हाल है, लेकिन वहां पे इंटेंसिटी जरूर कम है। मलयालम तेलुगु भाषा अपनी लिटरेचर और सिनेमा को लेकर बेहद प्राउड है। केरला के चीफ मिनिस्टर ने कहा कि इंडिया की ताकत उसके मल्टीलिंगुअलिज्म में है। एक भाषा को ऊपर और बाकी भाषाओं को नीचे रखना एक्सेप्टेबल नहीं है। बॉलीवुड वर्सेस साउथ के सिनेमा की भी बहस में लैंग्वेज एंगल हमें हमेशा देखने को मिलता है। हाल के पैन इंडिया तेलुगु और कन्नड़ फिल्मों ने साबित किया कि नेशन वाइड सक्सेस के लिए हिंदी अनिवार्य नहीं है। साउथ के सुपरस्टार अपनी भाषा को प्राउडली रिटेन करके भी लोगों के दिल जीत रहे हैं। अब साउथ इंडियन कल्चर ने हमेशा अपनी भाषा को बड़े गर्व से सेलिब्रेट किया है। तमिलनाडु में स्कूल के बच्चों से लेकर कॉलेज के छात्रों तक अक्सर एक नारा सुनाई देता है, एंगल मोजी तमिल, एंगल मूचू तमिल, हमारी भाषा तमिल और हमारी सांस तमिल। जब केंद्रीय संस्थाएं इसे नजरअंदाज करती हैं तो लोग स्ट्रांगली रिएक्ट करते हैं। 2020 में जब साइक्लोन निवार तमिलनाडु की तरफ बढ़ रहा था तो आईएमडी वाले ट्वीट की कहानी तो आप सबको याद ही होगी। वो एक क्लीशे एग्जाम्पल है जो हमें दिखाता है कि भाई इसका जो विद्रोह है वो सदर्न स्टेट्स में कितना ज्यादा है। अब देखो, अगर हम इस मुद्दे को एनालाइज करें तो मुद्दे का कोर भाषा नहीं है, दरअसल वो जबरदस्ती है। साउथ की जनता हिंदी का विरोध नहीं करती, वो विरोध करती है इम्पोजिशन का। उनका कहना है कि जैसे हम हिंदी की इज्जत करते हैं वैसे ही हमारी भाषाओं की इज्जत की जाए। वे अक्सर संविधान की 8वीं अनुसूची 8th शेड्यूल का जिक्र करते हैं जहां 22 भाषाएं लिस्टेड हैं और हर भाषा की अपनी एक लेगेसी है। सही मायनों में कल्चर यूनिटी तभी आएगी जब दिल्ली भी हर भाषा को बराबर सम्मान दे, वरना जैसे तमिल लेखिका देवी कहती हैं कि अगर जबान की जंग छिड़ गई तो वो सिर्फ शब्द नहीं दिलों को भी जख्मी करेगी। सिर्फ पॉलिसी नहीं, कल्चरल प्राइड का मामला है। अब देखिए, जब भी ऐसी कोई बहस चलती है तो लोग उसमें संविधान की बातें जरूर करते हैं। वो कहते हैं कि भाई ऑफिशियली भारत की कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। हाँ, ये एक ऐसा फैक्ट है जो बहुत से लोगों को सरप्राइजिंग लग सकता है, लेकिन आइए अब हम संवैधानिक इंस्ट्रूमेंट्स को जानते हैं कि संविधान इसके बारे में क्या कहता है। देखिए, संविधान का आर्टिकल नंबर 343 साफ कहता है कि यूनियन की ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी और वो भी देवनागरी लिपि में होगी, लेकिन अंग्रेजी को भी शुरू के 15 सालों तक कंटिन्यू करने की अनुमति दी गई। फिर पार्लियामेंट चाहे तो उस पीरियड के बाद इंग्लिश को डिसकंटिन्यू कर सकती थी, लेकिन 1963 में ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट पास हुआ जिसमें स्पष्ट लिखा गया कि इंग्लिश इंडेफिनिटली कंटिन्यू करेगी जब तक पार्लियामेंट एक न्यू लॉ बनाकर इसे बदल ना दे, यानी कि बंद ना कर दे। 1967 के अमेंडमेंट ने भी यह साफ किया कि नॉन हिंदी स्टेट्स का केंद्र के साथ कम्युनिकेशन इंग्लिश में होगा ताकि उनकी लिंग्विस्टिक चॉइस का सम्मान हो, और इसी तरह हिंदी और अंग्रेजी दोनों को यूनियन लेवल पर को ऑफिशियल स्टेटस मिला। भारत की 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं। आर्टिकल 344 का क्लॉज 1 और 8th शेड्यूल संविधान में दर्ज है और सभी भाषाओं को इक्वल कल्चरल स्टेटस देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी समय समय पर यह बात स्पष्ट की है। 2010 में गुजरात हाई कोर्ट के एक जजमेंट ने साफ ये बात कही थी कि ऐसा कोई भी रिकॉर्ड नहीं है जिससे यह साबित हो सके कि हिंदी को नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि हालांकि लोग हिंदी को राष्ट्रभाषा मानते हैं, लेकिन लीगली यह इनकरेक्ट है। उसके बाद अगला आर्टिकल आता है आर्टिकल 345। आर्टिकल 345 के तहत राज्य को अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज चुनने का अधिकार है। इसी वजह से तमिलनाडु ने तमिल, कर्नाटक ने कन्नड़ जैसी भाषाएं अपनाई हैं, और इसी कारण केंद्र सीधे किसी राज्य पर हिंदी इंपोज नहीं कर सकता, क्योंकि स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज का फैसला राज्य ही कर सकता है। लेकिन आर्टिकल 351 केंद्र को यह निर्देश देती है कि हिंदी को ऐसे डेवलप करें ताकि वो पूरे भारत की भाषाओं का एक ब्रिज बन सके। अब क्रिटिक्स का कहना है कि यही आर्टिकल 351
की जो वर्डिंग है वो एक बायस दिखाती है, क्योंकि ये सिर्फ हिंदी को इनरिच करने की बात करता है, वहीं दूसरी लैंग्वेजेस के बारे में ये बात ही नहीं करता। और उनका कहना है कि लीगली अगर आप इसको देखो तो ये डायरेक्टिव आउटसाइड द डीपीएसपी है। तो लीगली ये सिर्फ एक डायरेक्टिव है जिसको एनफोर्सिएबिलिटी नहीं मिल सकती जब तक कोई कानून नहीं आता। अब कोर्ट्स भी आमतौर पर लैंग्वेज के मैटर्स को स्टेट्स पर छोड़ देते हैं, लेकिन कुछ नोटेबल केसेस हैं। जैसे 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने एक पीआईएल रिजेक्ट की जिसमें संस्कृत को नेशनल लैंग्वेज बनाने की मांग की गई। कोर्ट ने कहा कि एक पॉलिसी मैटर है, ये कोर्ट का काम नहीं है, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना पड़ेगा। हरियाणा सरकार ने लोअर कोर्ट्स में हिंदी कंपलसरी कर दी थी, सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेरेंस करने से इनकार कर दिया। मतलब स्टेट्स अपनी कोर्ट लैंग्वेज इंग्लिश के अलावा भी चुन सकते हैं। 2023 में भी सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच जिसे चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ लीड कर रहे थे, उसने कैजुअली हिंदी को नेशनल लैंग्वेज कह दिया, जिससे मीडिया में विवाद हुआ क्योंकि ये लीगली इनकरेक्ट था। ये इंसिडेंट दिखाता है कि टॉप जजेस तक भी कभी कभी नेशनल लैंग्वेज जैसे टर्म्स का इस्तेमाल कर देते हैं जो टेक्निकली इनकरेक्ट है। इसका एक और लीगल एस्पेक्ट है जो है आर्टिकल 29। आर्टिकल 29 हर नागरिक को अपनी भाषा और संस्कृति प्रिजर्व करने का अधिकार देता है। साउथ के स्टेट्स आर्ग्यू करते हैं कि जॉब्स या एग्जाम में हिंदी इंपोज करना आर्टिकल 29 का वायलेशन है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक इस मुद्दे पर डायरेक्ट रूलिंग नहीं दी है, लेकिन भविष्य में यह इशू जरूर टेस्ट हो सकता है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट। ये एक ऑर्डिनरी लॉ है जिसे पार्लियामेंट मेजॉरिटी से बदल सकती है। अगर कोई सरकार चाहे तो थ्योरेटिकली इंग्लिश के इस्तेमाल को कम किया जा सकता है, हालांकि ये पॉलिटिकली रिस्की होगा। तो साउथ के नेता इसकी पॉसिबिलिटी को लेकर भी हमेशा चिंता जताते रहते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि आप नेहरू का एश्योरेंस याद कीजिए। 1950s में जब टेंशन्स बढ़ी तो जवाहरलाल नेहरू ने पार्लियामेंट में एक एश्योरेंस दिया था। उनके अगर एग्जैक्ट वर्ड्स हम देखें तो उन्होंने कहा कि जब तक कोई भी राज्य अंग्रेजी जारी रखना चाहता है तब तक वो जारी रहेगी। और 1968 के ऑफिशियल लैंग्वेज रेजोल्यूशन ने इस प्रॉमिस को फॉर्मलाइज करा। हालांकि ये रेजोल्यूशन लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है, लेकिन पॉलिटिकली इसका एक बड़ा मॉरल सिग्निफिकेंस है जिस मुद्दे को बार बार साउथ के पॉलिटिशियंस उठाते हैं। तमिलनाडु आज भी इसे लेकर वोकल है और सीएम एम के स्टालिन ने ऑफिशियल लैंग्वेज कमेटी की रिपोर्ट को नेहरू के वादे का वायलेशन बताया। अब तमिलनाडु असेंबली ने इसके खिलाफ रेजोल्यूशन भी पास करा। अब अगर हम इसको सम अप करें और कानूनी तौर पर देखें तो भारत देखिए मल्टीलिंगुअल है और हिंदी या किसी भी भाषा का जबरदस्ती इंपोजिशन कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट के खिलाफ है। भारतीय नागरिक ऑफिशियल कामों में अपनी मातृभाषा का उपयोग कर सकते हैं। हाई कोर्ट्स मोस्टली इंग्लिश में काम करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स अपनी भाषाओं का उपयोग करती हैं और पार्लियामेंट में हिंदी/इंग्लिश दोनों चलते हैं। यही स्टेटस को है। अगर सरकार कभी भी जबरदस्ती हिंदी इंपोज करने का प्रयास करेगी तो जुडिशियल चैलेंज होने की संभावना है और फेडरल स्ट्रक्चर और इक्वालिटी को ध्यान में रखते हुए शायद ये बिल पास ना हो पाए। अभी के लिए कानून इंपोजिशन के खिलाफ है, लेकिन ग्राउंड लेवल पर कहीं कहीं इंबैलेंस देखने को मिलता है, जिसे करेक्ट करने के लिए अवेयरनेस और पॉलिटिकल विल जरूरी है। क्योंकि देखिए इंडिया अकेला नहीं है जहां मल्टीपल लैंग्वेजेस और यूनिटी का स्ट्रगल चलता है। कई देशों ने इस चुनौती को अपने अपने तरीके से हैंडल किया है। अगर हम उनकी ओर देखें तो कुछ आइडिया से हम सीख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल साउथ अफ्रीका है, बेल्जियम है, कनाडा है। लेकिन इनका एक काउंटर आर्ग्यूमेंट भी आता है। मैं पहले ही आपको बता दूं कि इनकी पॉपुलेशन बहुत कम है और इसमें लैंग्वेज की डाइवर्सिटी भी बहुत कम है। लेकिन फिर भी एक कनाडा की एग्जांपल लेके समझते हैं। देखो कनाडा में 2 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, एक है इंग्लिश और दूसरी है फ्रेंच। इंग्लिश स्पीकर्स करीब 75% है और फ्रेंच स्पीकर्स 20 से 22% है, जो मोस्टली क्यूबेक प्रोविंस में है। अब 1969 में ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट पास हुआ जिसमें दोनों भाषाओं को इक्वल दर्जा दिया गया। फेडरल सर्विसेज जिसमें कि कोर्ट्स हैं, पासपोर्ट के रिलेटेड मैटर्स हैं, नेशनल फोरम्स के मैटर्स हैं, वो इंग्लिश और फ्रेंच दोनों में अवेलेबल है। क्यूबेक ने तो फ्रेंच लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रेंच ओनली साइन बोर्ड तक लगाए हैं। हालांकि क्यूबेक में अलगाववादी आंदोलन भी चला, पर बाइलिंगुअलिज्म की वजह से देश यूनाइटेड रहा। इससे हम ये सीख सकते हैं कि इंडिया भी बाइलिंगुअल या मल्टीलिंगुअल पॉलिसी अडॉप्ट कर सकता है, जैसे इंग्लिश और हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेजेस रखकर। जैसे अगर इस मामले को सेंसिटिविटी से मैनेज किया जाए तो इंग्लिश और हिंदी दोनों को को-ऑफिशियल लैंग्वेजेस रखा जा सकता है, जिससे हिंदी भारत में इंटीग्रेशन का काम करेगी और इंग्लिश उन राज्यों को ग्लोबल लेवल तक भी इंटीग्रेट कर सकते हैं जिनमें हिंदी इंपोजिशन का डर है। लेकिन इन सब डिबेट्स के बावजूद भी आज के पॉलिटिशियंस, आज के एक्टर्स फॉर दैट मैटर, और स्पेशली रीजनल एक्टर्स, यहां तक कि नेशनल भी चलिए मान लीजिए, वो इस मुद्दे को मैच्योरली हैंडल नहीं करते। आजकल ये लड़ाई पार्लियामेंट से ज्यादा ट्विटर और फेसबुक पर लड़ी जा रही है, जिसका लोगों के मन पर, आम जनता के मन पर इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा होता है। हर कुछ दिनों में आपको हैशटैग्स ट्रेंडिंग मिलेंगे, जैसे स्टॉप हिंदी इंपोजिशन, हैशटैग हिंदी इज नॉट नेशनल लैंग्वेज, हैशटैग तमिलनाडु अगेंस्ट हिंदी इंपोजिशन। अब ऐसे में एक डिबेट जो बहुत वायरल हुआ था वो था अजय देवगन और किच्चा सुदीप के बीच में एक ट्विटर स्पार्ट। अब अप्रैल 2022 में कन्नड़ सुपरस्टार किच्चा सुदीप ने कहा कि हिंदी अब नेशनल लैंग्वेज नहीं रही, क्योंकि पैन इंडिया फिल्म्स अब तेलुगु, तमिल जैसी भाषाओं में डब होती।
और इसी के रिस्पॉन्स में बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन ने प्योर हिंदी में रिप्लाई किया कि अगर हिंदी नेशनल लैंग्वेज नहीं है तो आप अपनी फिल्म्स हिंदी में डब क्यों करते हो? हिंदी थी, है और रहेगी हमारी राष्ट्रभाषा। बस फिर क्या था, इंटरनेट एक्सप्लोड कर गया, अजय देवगन को ट्रोल किया गया, लोगों ने समझाया कि कॉन्स्टिट्यूशनली हिंदी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। फॉर्मर कर्नाटका सीएम जो थे उन्होंने भी कहा कि हिंदी कभी भी हमारी नेशनल लैंग्वेज नहीं बनेगी। ट्विटर पर मीम्स बनने लगे, जिसके बाद अजय देवगन ने क्लैरिफाई किया कि उनका इंटेंशन हर्ट करने का नहीं था। और किच्चा सुदीप ने भी एक डिप्लोमेटिक रिप्लाई दिया कि उन्हें सब लैंग्वेज से प्यार है। अब इस इंसिडेंट ने दिखाया कि पॉप कल्चर भी अब लैंग्वेज डिबेट से नहीं बच सकता। लेकिन इसमें एक आयरनी देखिए, दो एक्टर्स के बीच का जो डिस्प्यूट था उसने आम जनता को इस मुद्दे के बारे में कैसे भड़का दिया। सो एक्टर्स शुड बी सेंसिटिव अबाउट इट। ट्विटर अब लैंग्वेज वॉर का नया बैटलफील्ड बन चुका है, जहां हैशटैग्स नए प्रोटेस्ट रैलीज हैं। जनता खुलकर मीम्स और पोस्ट के जरिए अपनी आवाज उठा रही है। लेकिन अंत में सवाल यह है कि एकता के लिए एक भाषा, क्या यह सही है? अब अगर हम इस क्वेश्चन को डिकोड करें तो क्या भारत को एकता के लिए एक ही भाषा अपनानी चाहिए, या फिर हमारी अनेक भाषाएं ही हमारी असली ताकत है जिन्हें सेलिब्रेट करना चाहिए? तो एंड में देखिए, कॉमन लैंग्वेज के सपोर्टर्स कहते हैं कि इससे कम्युनिकेशन आसान होगा और राष्ट्र भावना मजबूत होगी। वहीं विरोध करने वाले कहते हैं कि प्रेशर से भाषा सीखना दिलों में दूरी पैदा कर सकता है। अब हो सकता है कि आज का हिंदी इंपोजिशन विरोध कल हमारे फेडरल स्ट्रक्चर को और मजबूत बनाए। लेकिन ये मुद्दे हमें याद दिलाते हैं कि भारत की खूबसूरती इसकी बहुभाषिकता में है। आपको क्या लगता है, एक राष्ट्रभाषा अडॉप्ट करना यूनिटी के लिए सही रहेगा, या यूनिटी इन डाइवर्सिटी ही हमारा असली मंत्र है? कमेंट करके जरूर बताएं। यही थी हमारी कहानी हिंदी इंपोजिशन की, थोड़ी हिस्ट्री, थोड़ा ड्रामा, थोड़ा इमोशन। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर करें और ऐसे डीप डाइव टॉपिक्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अगर आप चाहते हैं कि किसी और टॉपिक के ऊपर हम वीडियो बनाएं तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।